जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। गिरिडीह की झंडा मैदान में जेएमएम का 52वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि रहे। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड को विकसित राज्य बनाने का वादा किया। इस मौके पर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि ठीक एक साल पहले गिरिडीह की धरती पर ही उनका राजनीतिक जन्म हुआ था। उन्होंने गिरिडीह की प्राथमिकता देते हुए पूरे झारखंड को विकसित मामले में विकास के मामले में नंबर 1 बनाने का दावा दोहराया है। कैसे राज अपने पैरों पर खड़ा होगा, इसे राजवासियों से हम अपील करते हैं कि ऐसे कोई काम हम ना करें कि राज को हम लोगों को फिर पिछड़ापन की दलदल से बाहर निकालने में युग युग लग जाए। और हमारा ये संकल्प है कि हम जल्द से जल्द इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करेंगे। मेरे राजनीतिक सफर का एक पहला पायदान मैंने एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया है और उसका आज पहला वर्षगांठ है। और आप भारी मात्रा में यहाँ आए हैं, सुबह से आए हैं, धूप में आए हैं, चल करके आए हैं, दूर दराज से आए हैं। मैं कोटि कोटि आप सब लोगों को ये प्रणाम करना चाहती हूँ और ये आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ। गांडे तो मेरी नजर में है, हम किस तरीके से झारखंड को आगे लेकर के जाएंगे ये हम आज यहाँ पे प्रण करते हैं। और धनबाद के भिस्तीपाड़ा इलाके में बनर्जी आवास में पिछले 5 दिन से रहस्यमय तरीके से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग लगाने की वजह जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कारण का पता नहीं लग पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने इसकी जांच के लिए सिम्फर यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च को दिया है। सिम्फर की टीम जब जांच के लिए पहुंची तो उनकी कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे। टीम ने खुद को कोयला खदान में लगी आग का एक्सपर्ट बताया और घर के अंदर लगी आग की गहराई से जांच नहीं की। सिम्फर टीम की खानापूर्ति पर सवाल उठ रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि घर के अंदर लगी आग की सही जांच कौन करेगा। बताइए, यहाँ तो कोई आदमी आया नहीं अभी तक। इससे हमको यही लगा कि भाई कोई गैस का मामला नहीं है और फिर वुडन का कोई फर्नीचर में नहीं लगा, तो कंटिन्यूअस फायर नहीं है, ये आइसोलेशन में है, इतना बता सकते हैं। ये कहना मुश्किल है क्योंकि अभी एकाएक हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या चीज़ के लिए है, लेकिन ऐसा कोई फायर यहाँ लगने का कोई कारण हमको समझ में नहीं आ रहा। और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही, कोलेबिरा घाटी के जंगलों में आग लग गई। आग में कई पौधे जलकर खाक हो गए। वन विभाग आग बुझाने में जुटा है। ग्रामीणों ने ही आग जंगल में लगाई। महुआ चुनने के दौरान ये आग लगाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां कोलेबिरा घाटी के जंगलों में आग लगी है। आग में कई पौधे जलकर खाक हो गए हैं। वन विभाग आग बुझाने में जुटा है। ग्रामीणों ने ही जंगल में आग लगाई। महुआ चुनने के लिए आग लगाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जंगल किस तरह से जल रहा है। ये आग और विकराल हो सकती है क्योंकि ये पतझड़ का दौर है और पतझड़ के दौर में अगर आग लगी है तो आग पूरे जंगल में फैल सकती है। ऐसे में अब वन विभाग इस आग को बुझाने में जुटा हुआ है। और उधर से जलते जलते आया तो अभी तो एकदम विकराल हो गया। अभी तो पकड़ लिया बहुत ज़्यादा। और 10 दिन पहले मेरा भी उधर आम का बगीचा लगाए थे, कम से कम 100 को पेड़ जल गया। कैसे लग जाता है वो आग इसमें? कुछ कुछ आता है, सब शरारती सब है। कुछ बीड़ी सिगरेट पिया फेंक दिया, उसमें लगता है उसे पकड़ लिया है। रांची में बीआईटी बेसरा के कल्याणी बस्ती में स्वास्तिक मेटल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। फैक्ट्री में एल्यूमीनियम को गलाने के वक्त यह धमाका हुआ, जिसमें मौके पर मौजूद एक ऑपरेटर घायल हो गया। घायल ऑपरेटर को अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वजहों की पड़ताल कर रही। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। रांची के बीआईटी ओपी इलाके स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री में आज ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट के कारण जो बताएं कि एक ऑपरेटर था वो घायल हो गया। बता दें कि कई दिनों से
जो प्लांट था वो बंद था। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पर काम शुरू किया गया था, जिसके बाद आज जब यहाँ पर कार्य चल रहा था उसी दरमियान जो यहाँ पर तमाम एल्युमिनियम गलाने का सामान होता है, जिस जगह पर हेवी मशीन्स लगी हुई थी वही जगह पर ब्लास्ट हो गया। जो जानकारी है उसके अनुसार गैस भरने के कारण ये ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि ऑपरेटर घायल हुआ है। फिलहाल जो घायल ऑपरेटर है उसे अस्पताल भेजा गया है। वहीं जब से ये ब्लास्ट हुई उसके बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है और फिलहाल यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है। वहीं जो कहा जाए तो इस पूरे मामले में आखिर किन वजहों से ये ब्लास्ट हुआ और गैस भरने का रीज़न क्या था, इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो की जा रही है। अब फिलहाल कहा जा सकता है पुलिस के जांच के बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होंगी कि आखिर किन वजहों से यहाँ पर कौन से सुरक्षा मानकों की कमी थी या फिर क्या कुछ कमियां थी। उन तमाम चीज़ों को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबर धनबाद से, जहां ओपी डंप के पत्थर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अलकाडीही ओपी के गोल्डन पहाड़ी बैल धौड़ा के पास ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि राजकुमार भारती अपने घर की खिड़की और दरवाजे तोड़ रहा था। इसी दौरान ओबी डंप के लुढ़कने से चट्टान से उसकी चपेट में आने से उसे रौंद दिया गया। लोगों का आरोप है कि देवप्रभा आउटसोर्सिंग का ओबी डंप किया जा रहा था, इसी में यह हादसा हुआ है। नाराज लोगों ने इस पर रोक नहीं लगाने पर सामूहिक रूप से जान देने की चेतावनी दी। घर का खिड़की दरवाजा तोड़ रहा था और इसी दौरान ओबी डंप कर दिया गया। जो पत्थर 3-4 टन का पत्थर से वो लड़का दब गया था, तब लोग उसको फिर खींच के निकाला है और उसको सीना में हड्डी टूट गया है क्या, उसके कारण उसको मौत हुआ है। अभी उसके लिए तो उसका लाश जो बॉडी है वो पीएमसीएच अस्पताल में है। आप लोग सब देख रहे हैं और पूरा पब्लिक, पूरा जिला जान रहा है, पूरा राज्य जान रहा है कि नियम का धज्जिया उड़ा हुआ है। गुमला में साइबर अपराधियों की ठगी की कीमत एक किसान को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। सदर थाना क्षेत्र के अरमई गांव के किसान मोहरा उराव ने फांसी लगाकर जान दे दी। किसान ने धान को राइस मिल में बेचा था और 68,000 रुपए उसने जमा किए थे। साइबर अपराधियों ने मोबाइल में मैसेज देखकर उसे ये पैसे ठग लिए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश कुमार भगत। गुमला में साइबर ठगी के किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। आप बता दें, आज जो एक किसान है वो उसने आम के पेड़ पर फांसी लगा ली। इस वक्त मौजूद है उसके गांव के समीप में। पूरी मामला जो है गुमला थाना क्षेत्र के अरमई गांव का है, जहां पर 55 वर्षीय मोहरा उराव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोहरा उराव को टैसेरा राइस मिल में धान बेचकर 68,000 रुपये जमा किए थे, जहां कुछ दिन पहले साइबर अपराधियों ने यह पूरी रकम ठग ली। जिसके बाद मोहरा उराव जो है मानसिक तनाव में था और उसने बता दे कल देर रात घर से निकल गया और आज सुबह में जो परिजन है वो उसका शव आम के पेड़ से लटकता पाए। हालांकि जो परिजनों के द्वारा जांच किया गया तो उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं साइबर ठगी का शिकार हुआ हूं। आज जब परिजन बैंक अकाउंट चेक किए तो पूरी पता चला जो 68,000 रुपया मोहरा उराव के द्वारा रखा गया था वो गायब था। तो जिस कारण तनाव में आकर के गरीब मोहरा उराव की बात करें तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और पुलिस से जब इस संबंध में हमने बात की तो पुलिस भी छानबीन कर रही है, लेकिन आए दिन गुमला में देखा जा रहा है जो साइबर ठगों के द्वारा में भोले भाले ग्रामीणों को, किसानों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिस कारण आज ये घटना घटी है और मोहरा उराव ने अपनी जान देकर इसकी कीमत मोहरा उराव को चुकानी पड़ी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। खबर गोड्डा से, जहां एक बार फिर से 108 एम्बुलेंस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सदर अस्पताल में मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे रेफर कर दिया गया था, लेकिन इमरजेंसी सेवा में बहाल 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर खराब था, जिस कारण सिलेंडर चालू नहीं हुआ और मरीज की हालत बिगड़ने लगी। जिसके बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद उसे प्राइवेट एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। मरीज के परिजनों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। कमी था, ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें टूटा हुआ था, चल ही नहीं रहा था। बोला यह नहीं है, वो नहीं है, ट्रेन चलाया, खोलने तब तक मैं तो रुकिए, पूरा सीरियस हुआ। क्या नाम है रोगी का? क्या नाम? विकास कुमार। कितना उम्र है उसका? उसका उम्र लगभग 18 से 20 लंबा। 128 रुपए का दवाई बाहर से खरीद के लाए हॉस्पिटल से। खाली नाम है सदर अस्पताल, बाकी बात को काम का नहीं है सर। जब एगो सुई आपको बाहर से खरीद के लाया, पर फिर आदमी, गरीब आदमी यहाँ काहे के लिए आया है
सदर अस्पताल तब तो 128 जो सुई बाहर में खरीद तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने से फायदा रहेगा ना। तब गरीब आदमी के लिए समझो कोई सुविधा नहीं है झारखंड में अपना सदर अस्पताल खाली ना। अभी हम मौजूद हैं गोड्डा के सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल में एक बार फिर से 108 एम्बुलेंस फिर से एक बार विवादों में आ गया है। आपको बता दें कि जो पीछे हमारे एम्बुलेंस खड़ी है, इस एम्बुलेंस में अभी एक इमरजेंसी सेवा बहाल करने के लिए यहाँ पर एक मरीज को रेफर किया गया था। सिर में चोट लगकर वो मरीज यहाँ पर आया था, एडमिट हुआ था। उसको रेफर करने के लिए उच्च स्तरीय इलाज के लिए यहाँ से बाहर भेजा जाना था। इस 108 जो इमरजेंसी सेवा के लिए यहाँ पर अस्पताल में यहाँ पर रखी गई है, इसको यहाँ पर आनन फानन में बुलाया गया तो पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर इसका काम नहीं कर रहा है और लगातार जो है मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। उसके बाद आनन फानन में प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसके बाद उस मरीज को उसमें शिफ्ट किया गया, उसके बाद वहाँ से इसके भागलपुर के लिए यहाँ पर ले जाया गया। अब सवाल यह है कि लगातार 108 की खराब स्थिति की खबरें चलती हैं, लगातार 108 पर सवाल उठते हैं, फिर भी 108 की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग पर भी ये सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। और ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस से जुड़ा पूरा मामला है। ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है कि बार बार अस्पताल में लापरवाही क्यों हो रही है, इमरजेंसी में क्यों नहीं सही एम्बुलेंस, क्योंकि अगर एम्बुलेंस ठीक नहीं होगी तो अस्पताल मरीजों को किस तरह से पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस सेवा में सुधार कब होगा? तस्वीरें लगातार इस तरह की आ रही हैं, लेकिन सुधार जैसी कोई गुंजाइश फिलहाल दिखती हुई नजर नहीं आ रही। खबर चाईबासा से, जहां बाल सुधार गृह में कैशियर की पिटाई मामले की जांच शुरू कर दी गई। जिले के असिस्टेंट कलेक्टर और ट्रेनी आईएएस अर्नब मिश्रा के नेतृत्व में सदर एसडीओ और एसडीपीओ के मामले की जांच शुरू की है। मौके पर पदाधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ की गई और सीसीटीवी के जरिए मामले की जांच की जा रही है। अर्नब मिश्रा मामले की जांच कर इसकी रिपोर्ट तैयार कर सौंपेंगे। जांच करी और हम लोग जांच की रिपोर्ट एक विस्तार से एक रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन प्राइमरी तौर पे ये पता चला है और साथ ही साथ हमने बच्चों को इस बात का समझाया भी है और हम सभी ने एज अ टीम बच्चों को समझाया है, बच्चों से बात करी है, क्या बच्चों की समस्याएं हैं, क्या स्टाफ की समस्याएं हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। उन सभी पर हम लोग विस्तार से विचार करेंगे, उस पर हम लोग विस्तार से रिपोर्ट करेंगे, क्या चीज़ें हैं जिनको हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। उनकी एक रिपोर्ट हम लोग जिला में भी सबमिट करेंगे जिससे कि उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और खबर दुमका से, जहां के काठी कुंड थाना क्षेत्र में 32 साल की महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट के जरिए लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और पूछा कि मैया योजना की आड़ में सरकार कब तक अपनी महिला विरोधी चेहरे को छिपाती रहेगी। बाबूलाल मरांडी ने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। पूरे मामले में पुलिस एक्शन में दिख रही है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या हुई है। इसमें हम लोगों ने कांड दर्ज किया है और अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द ही इस मामले का हम लोग उद्भेदन करेंगे, क्योंकि घटनास्थल पर देखने से ऐसा लगता है कि बहुत दूर के लोग नहीं हैं, निश्चित तौर पर अगल बगल के लोग हैं। हम लोग इसको हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं और वैज्ञानिक साक्ष्य और स्थानीय लोगों को भी हम लोग लगाए हैं। और खूंटी में सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से की गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। शंभुकेल गांव में इसकी खेती की गई थी। पिछले 3 महीने से चलाए जा रहे अभियान में अब तक 11,000 एकड़ से अधिक जमीन में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है। पुलिस लोगों के बीच अफीम को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटी है ताकि अफीम की खेती पर रोक लगाई जा सके। अफीम का विनष्टीकरण लगातार जारी है। साथ ही हम लोग अब छापेमारी कर रहे हैं और अफीम के चिरा लगाते हुए, पकड़ते हुए, रंगे हाथ पकड़ते हुए एम्बुश लगाकर पकड़ रहे हैं और इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम, सामाजिक स्तर पर पंपलेट छपवाकर, गांव में सभा कर, मीटिंग कर, सामाजिक स्तर पर भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। अफीम से होने वाले नुकसान से अवेयर किया जा रहा है। और खबर हजारीबाग से, जहां के चौपारण थाना क्षेत्र के एहरी जंगल में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। संयुक्त कार्रवाई में करीब 3 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया। चौपारण थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी और वन विभाग की टीम ने मिलकर कार्रवाई की। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने अवैध खेती करने वालों की पहचान शुरू कर दी है और जल्द ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही।
खबर लोहरदगा से, जहां भंडरा प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। बीते 2 सप्ताह से हाथियों का झुंड लगातार गांव में तबाही मचा रहा है। 13 हाथियों का झुंड इलाके में घूम रहा है और फसल बर्बादी करने के साथ ही लोगों के घर को तोड़ रहा है। गलरप्पो पंचायत के तिलसरी, मदारी, बीटपी और पतरा टोली गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के धमकने से लोग रत जगा करने को मजबूर है। वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई। वन विभाग हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखा हुआ है। किसानों को नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया जा रहा है। उनका कहीं ना कहीं कॉरिडोर जो है, जो मूव करता था, वो छिन्न भिन्न हुआ ही है। तो एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ जाने के दौरान वो नुकसान पहुंचाता है और उनके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेज आए हैं। इजी फूड मिलता है, आसानी से उसको मिल जाता है, तो इस कारण से भी ऐसा हुआ है। यही अपील करेंगे कि लोग शांत रहें और धीरे धीरे उसको मदद करें, ताकि वो कहीं दूसरे जगह जंगल में चला जाए और परेशान कम करे। लोग उस हाथी को भी परेशानी कम होगी और उनको भी परेशानी कम। और धनबाद में बीसीसीएल और उसकी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कोयला उत्पादन परियोजना के विस्तार को लेकर डीजीएमएस के नियमों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। आरोप है कि बस्ती के घरों तक बुलडोजर चला दिया गया। रात में हो रही कार्रवाई से लोग दहशत में हैं। बेघर होने के डर से लोग डर के साए में रह रहे हैं। लोधना एरिया 10 के जिनागोड़ा में संचालित सुश्री आउटसोर्सिंग और एरिया 4 के चैतुडीही में संचालित डेको आउटसोर्सिंग कंपनी पर ये आरोप लगे हैं। लोगों ने कंपनी की मनमानी का विरोध करते हुए काम बाधित करने की चेतावनी दी। के हितों की रक्षा के लिए आज हम लोगों ने यह ठाना है कि किसी भी हाल में एक भी ग्रामीण का घर हम लोग टूटने नहीं देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने काम बंद कराया था और हमारी मुख्य मांग है कि जब तक आप सीमांकन नहीं करेंगे तब तक आपको सुशी कंपनी को इस इलाके में हम लोग काम नहीं करने देंगे। जामताड़ा में बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों के सिर पर मौत मंडरा रही है। पाकडीही नया मोहल्ला में लोग मौत के साए में जी रहे हैं। दरअसल यहां बिजली लोगों के घरों तक पहुंचती है तो उनके लिए पोल नहीं है, बल्कि बांस का सहारा लिया जा रहा है। बांस के सहारे लटके तार जानलेवा बने हुए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, लेकिन उन पर जानबूझकर अनजान बनने का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों का घर और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे वेशभूषा से झारखंड के नहीं दिखते, तो झारखंड के लोग कैसे दिखते हैं, उनका पहनावा कैसा होता है और क्या किसी के कपड़े और बोली ही किसी झारखंडी की पहचान है? इरफान अंसारी के सवाल पर रांची में हमने कुछ लोगों से बात की, जवाब तलाशने की कोशिश की। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे झारखंडी नहीं लगते, कुछ इसी तरह का बयान इरफान अंसारी, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा दिया गया है। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग, झारखंडी लोग कैसे नजर आते हैं, उनकी क्या दिनचर्या होती है और क्या वो समझते हैं कि इरफान अंसारी का बयान जो है वो जायज है। किस तरह से देखते हैं इस तरह के बयान को? कि देखिए, ये इरफान अंसारी जी हमेशा विवाद में इनका नाता रहा, विवाद से, और हमेशा उल जलूल बयान दे करके इस सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। अब बताइए, निशिकांत दुबे हर तरह से झारखंडी है। अभी हम ही हैं, हमारा जन्म यही हुआ, अब हमको बोलेगा करो कि झारखंडी नहीं है। तो ये सब चीज बने किसी का चेहरा में, चाहे किसी का बने कपड़ा पहनने में, किसी का बोल चाल में, अगर कोई टैलेंटेड है मतलब झारखंडी नहीं है, मतलब आप बोलना चाहते हैं। तो ये सब हास्यास्पद माने बात है। किस तरह से, अगर झारखंडी की बात की जाए तो किस तरह से नजर आते हैं झारखंडी? क्या लगता है? झारखंडी हम लोग जैसे दिन नजर आते हैं। जब से जन्म हुआ है तब से आज तक झारखंडी में ही रह रहे हैं। तो हम लोग जैसा दिखता है झारखंडी, और इस टाइप का जो बयान देते हैं ना, वो सरासर गलत देते हैं। काहे कि हम लोग का जन्म हुआ है तब से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं, तो हम लोग तो झारखंडी, हम लोग झारखंडी नहीं है तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए तब?
तो ये सब जो है ना गलत रहती है। राज्य में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके ऊपर अगर ध्यान दें इरफान अंसारी तो हो सकता है हम लोग का राज्य का और विकास हो। ये सब बात उनको बोलना नहीं चाहिए। जितने बड़े वो पोस्ट पर है, हमको लगता है कि एडुकेटेड आदमी है, लेकिन उनको इस तरह का बोलना नहीं चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो नहीं दिखते झारखंडी तो वो खुद बताए कि झारखंडी लोग कैसा होता है, तो हम लोग को भी पता चलेगा कैसे दिखते हैं झारखंडी लोग। हम तो इतना ही बोलेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।